तो नमस्कार, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा क्या है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, टॉपिक फिजिक्स का है। तो इसमें पहला प्रश्न क्या दे रहा है, चुंबकीय विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो इसको स्टार्ट करने से पहले आप सभी से आग्रह है कि आप लोग अगर जहाँ भी हों तो वहीं पर रुक करके, चाहे अगर खड़े हों तो बैठ करके एकदम बढ़िया से वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन, क्योंकि आपको एक क्वेश्चन से कई ऑप्शन मिलते हैं और कई ऑप्शन से पता हो जाता है। मान लीजिए अगर इस तरीके से प्रश्न आ रहा है आपका पेपर में, तो पता हो जाएगा कि ए वाला हमारा आंसर तो होगा ही नहीं। तो इससे क्या होता है कि जो प्रश्न हम करा रहे हैं, इसके बाहर का भी अगर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसमें अगर ये ऑप्शन आपको मिल जाते हैं तो पता हो जाएगा कि हो सकता है या नहीं। थोड़ा कुछ एलिमिनेशन मेथड आप लोग उपयोग कर सकते हैं वहाँ पर। तो इसलिए इसको बढ़िया से एकदम देखिएगा, ये नहीं कि बस आप सुनते जा रहे हैं और बढ़िया से चल रहे हैं, तो ऐसा न करिएगा। चुपचाप बैठ करके व्यवस्थित रूप से तब इसको देखिएगा वीडियो को। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है, पूछ रहा है। एक वस्तु को अवशोषित करने का प्रक्रम है, या किसी कुंडली में प्रवाहित धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का प्रक्रम, या वह प्रक्रम जिसके द्वारा किसी चालक में परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र की धारा प्रेरित होती है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, विद्युत जनित्र क्या होता है। विद्युत आवेश करने का स्रोत है, विद्युत आवेशित करने का स्रोत है, उसमें ऊर्जा का स्रोत है, एक विद्युत चुंबक है, या ऊर्जा का रूपांतरित करता है। तो इसका हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऊर्जा का विद्युत जनित्र जो होता है ऊर्जा का रूपांतरित करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया है, चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं कैसी होती हैं। सदैव एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं, सदैव एक दूसरे के समांतर होती हैं, कहीं भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका हमारा क्या होगा कि कहीं भी वो एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं। सदैव एक दूसरे को नहीं, कहीं भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित वो करते हैं चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं। अगला प्रश्न क्या हो रहा है, विद्युत मोटर से है। इससे पहले थोड़ा समय, चलिए। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करता है विद्युत मोटर, या यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, यांत्रिक ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा में रूपांतरित करता है, यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो विद्युत मोटर जो होता है वो क्या करता है, आपका विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में ही रूपांतरित करता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देते हैं, विद्युत मोटर का सतत घूर्णन करने वाला कौन सा भाग होता है। कुंडली, सर्पी वलय, विभक्त वलय, दिक् परिवर्तन, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, कुंडली होता है, ठीक है। घूर्णन करने वाला भाग कौन सा होता है, कुंडली हमारा होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्या दिया है, विद्युत फ्यूज निम्नलिखित में से किस आधार पर कार्य करता है। विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पर, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव पर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पर। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, लघु पतन तथा अधिभारण से घरेलू साधित्रों को बचाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा युक्ति कौन सी है। भू संपर्कित फ्यूज का उपयोग, स्टेबलाइजर का उपयोग, विद्युत मोटर का उपयोग। तो इसमें हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, फ्यूज का उपयोग। अगला प्रश्न है, फ्लेमिंग के दक्षिण हाथ के नियम का उपयोग निम्नलिखित में से किसकी दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर 6, चुंबक के बल की, चुंबकीय रेखाओं की, चुंबकीय क्षेत्र की, प्रेरित धारा की, या किसी धारावाही चालक पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाले बल की। तो इसमें हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, प्रेरित धारा की। अगला है, 3 पिन स्विच के में बड़ा छेद निम्नलिखित में से किस तार के साथ जोड़ा जाता है। भू संपर्क तार, उदासीन तार, या विद्युतमय तार, या फिर कोई भी तार। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, विद्युत चुंबकीय तार, विद्युतमय तार। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या दिया है, 3 पिन स्विच के बड़ा छेद जो होता है वो किस लिए होता है, वो भू चुंबकीय संपर्क का तार होता है। क्या होता है, भू चुंबकीय संपर्क का तार होता है, क्योंकि जिसे हम अर्थिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अर्थिंग। तो जब हम देखते हैं किसी भी हमारे बोर्ड में देखेंगे आप,
यहाँ पर 1 होता है, 2 होता है, तो 2 पिन हमारा जो होता है न्यूट्रल ऑफ फेस होता है, और ए वाला जो होता है हमारा, तो ये क्या होता है, अर्थिंग के लिए होता है। ठीक है। अगला है कि अतिभारण के कारण परिपथ में विद्युत धारा अधिक हो जाती है, कम हो जाती है, शून्य हो जाती है, तो उसमें से कोई नहीं होती। तो इसका हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, अधिक हो जाती है। अगला प्रश्न लेते हैं, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार का उपयोग निम्नलिखित में से किसकी दिशा ज्ञात करने के लिए होती है? तो छोर चुंबक के बल के, चुंबकीय रेखाओं के, चुंबकीय क्षेत्र की, प्रेरित धारा की, किसी धारावाही चालक पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाले बल की। तो उत्तर हमारा डी नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, एक लंबे धारावाही सीधे प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता होती है केंद्र की अपेक्षा सिरों पर अधिक, बीच में न्यूनतम, सभी बिंदुओं पर समान, एक सिरे से दूसरे सिरे तक वृद्धि करते हुए पाई जाती है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, सभी बिंदुओं पर समान होती है। अगला प्रश्न क्या है, एसी जनरेटर को डीसी जनरेटर में परिवर्तन करने के लिए विभक्त वलय प्रकार के दिक् परिवर्तन का उपयोग करना चाहिए, विभक्त वलयों का ब्रश का उपयोग करना चाहिए, प्रबल चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करना चाहिए, एक वृत्ताकार तार का लूप उपयोग करना चाहिए। तो हमारा इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा, विभक्त वलय प्रकार के दिक् परिवर्तन का उपयोग करना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं, ऊर्जा के स्रोत। ऊर्जा के स्रोत में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? तो अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत हमारा कौन सा हो जाता है, लकड़ी, सूर्य, जीवाश्म या फिर पवन ऊर्जा। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा। अगला प्रश्न, ये जो हमारा ऊर्जा के स्रोत टॉपिक से हमारा संबंधित है, तो निम्नलिखित में से अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत के बारे में पूछ रहा है। ठीक है ना। तो इसमें से सभी क्या है कि कोई एक जो है वो अनवीकरणीय है, बाकी सब नवीकरणीय। तो देखिए, जो लकड़ी दिया है, सूर्य दिया है, पवन दिया है और जीवाश्म ईंधन, तो इसमें हमारा जीवाश्म ईंधन को छोड़ करके बाकी सब क्या है, नवीकरणीय है, और जीवाश्म ईंधन अनवीकरणीय है। अगला प्रश्न क्या है, अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा होती है, क्यों होती है? सूर्य वायुमंडल को ऊपर परतों पर गर्म करता है, जीवाश्म ईंधन के जलने के कारण कार्बन, नाइट्रोजन तथा सल्फर ऑक्साइड मुक्त होती है, बादलों में घर्षण के कारण विद्युत आवेश उत्पन्न होता है, पृथ्वी के वायुमंडल में अम्ल होता है। तो इसका हमारा सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, जीवाश्म ईंधन के जलने से कार्बन, नाइट्रोजन तथा सल्फर के ऑक्साइड मुक्त होते हैं। अगला है कि तापीय विद्युत संयंत्र में उपयोग होने वाला ईंधन कौन सा होता है? जल, यूरेनियम, जैव मात्रा, जीवाश्म ईंधन। तो इसमें हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, जीवाश्म ईंधन। एक जल विद्युत संयंत्र है, कौन सा है? संग्रहित जल में उपस्थित स्थितिज ऊर्जा विद्युत में परिवर्तित होती है, संग्रहित जल में उपस्थित गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है, जल में विद्युत को निकाला जाता है, जल से विद्युत को निकाला जाता है, या विद्युत उत्पन्न करने के लिए जल को भाप में बदला जाता है। तो इसका हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, संग्रहित जल को उपस्थित स्थितिज ऊर्जा विद्युत में परिवर्तित की जाती है। अगला प्रश्न क्या है, ऊर्जा का अंतिम स्रोत कौन सा है? जल, सूर्य, यूरेनियम या फिर जीवाश्म ईंधन। तो हमारा क्या है अंतिम स्रोत, सूर्य होता है। दोहन तथा उपयोग के प्रक्रम में निम्नलिखित ऊर्जा के रूपों में से कौन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? इसमें होता है कौन जो है सबसे कम पर्यावरण का प्रदूषण उत्पन्न करता है, नाभिकीय, तापीय, भूतापीय ऊर्जा या फिर सौर ऊर्जा। तो हमारा इसमें से उत्तर क्या होगा, सौर ऊर्जा एक ऐसा ऊर्जा है जो कि हमको कम प्रदूषण, न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है। महासागरीय तापीय ऊर्जा का क्या कारण है पूछ रहा है यहाँ पर, तरंगों द्वारा समुद्र में संग्रहण ऊर्जा, महासागरों में विभिन्न स्तरों पर तापांतर, महासागरों में विभिन्न स्तरों पर दाब में अंतर, महासागर में ज्वार भाटे में जल के स्तर का चढ़ना। तो इसका हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नाभिकीय ऊर्जा के दोहन की मुख्य समस्या है कि कैसे नाभिक को तोड़ा जाए, अभिक्रिया को जीवित रखा जाए, शेष बचे ईंधन का सुरक्षित निपटारा किया जाए, या नाभिकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाए। तो हमारा सही उत्तर इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, शेष बचे ईंधन का सुरक्षित निपटारा किया जाए। सौर कुकर का कौन सा भाग ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है? तो बॉक्स के अंदर काले रंग की पुताई, दर्पण, कांच की सीट या सौर कुकर का बाहरी आवरण।
तो इसका हमारा सही उत्तर क्या हो जाता है कि कांच की जो शीट होती है वो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। लघुपथन तथा अतिभारण से घरेलू संयंत्रों को बचाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा के उपयोग क्या होता है? फ्यूज तार होता है। फ्लेमिंग के दक्षिण हाथ के नियम के अनुसार निम्नलिखित में से किस दिशा की जांच करने के लिए किया जाता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रेरित धारा के। अगला है 3 पिन स्विच में जो बड़ा छेद होता है, ये तो अभी हम लोग पढ़े हैं। अधिभारण के कारण परिपथ में विद्युत धारा अधिक हो जाती है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार एक लंबे सीधी पेंडुलम में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, हाँ ये देखिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार, इसको भी हम लोग पढ़े थे 11 नंबर वाला के बाएं हाथ के नियम के अनुसार वाला। यह माफ करिएगा, ये दूसरा मतलब ये वाला टॉपिक का फिर से लग गया है स्लाइड, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव वाला, तो इसको मैं दूसरा स्लाइड लगा के आप लोगों को बताता हूँ। हाँ, तो ये रही आपकी नेक्स्ट स्लाइड जो कि वहाँ से गायब हो गई थी, कहीं दूसरे जगह पर चली गई थी, तो उसको मैं फिर से पकड़ के लाया हूँ। ये देखिए क्या है कि इसमें 10वां नंबर प्रश्न है, बायोगैस का मुख्य अवयव कौन सा है? तो मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन तथा हाइड्रोजन सल्फाइड। तो इसका हमारा सही उत्तर क्या हो जाता है? बायोगैस का मुख्य अवयव जो होता है वो मीथेन होता है। पवन चक्की में जनित शक्ति कौन सी होती है? वर्षा ऋतु में अधिक, क्योंकि नम वायु का अर्थ होगा ब्लेडों को टकराने के लिए अधिक वायु का द्रव्यमान मीनार की ऊंचाई पर निर्भर करती है, पवन वेग पर निर्भर करती है, मीनार के निकट ऊंचे पेड़ों को लगाकर वृद्धि कर सकते हैं। तो हमारे इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पवन वेग पर निर्भर करती है। पवन चक्की जनित शक्ति जो होती है पवन के वेग पर निर्भर करती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। ज्वारीय ऊर्जा होती है, ज्वारीय ऊर्जा ज्वार भाटे में पानी के चढ़ने और गिरने से अर्जित ऊर्जा होती है। तो हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। एक नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा किस रूप में परिवर्तित होती है? नाभिकीय ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा में, नाभिकीय ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में, नाभिकीय ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में, नाभिकीय ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में। तो हमारा इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, नाभिकीय ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा में। अगला प्रश्न क्या है? सौर ऊर्जा को सीधे ही विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्ति कौन सी होती है? तो इसमें हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सौर सेल। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आप सभी को ये अच्छा लगा होगा। ठीक है, और इसी के साथ आज हमारा फिजिक्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो टॉपिक था वो समाप्त होता है। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। आप लोग पढ़ते रहिए।